नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में अकेंथेसी फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे। अकेंथेसी जो फैमिली है उस फैमिली को वज्रदंती या बारबेलिया के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसको वज्रदंती इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके दंत के समान जो इसकी जो पुष्पीय जो अंडाशय की जो व्यवस्था होती है वो वज्रदंती के समान होती है। इस कारण से इसको वज्रदंती फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। इस फैमिली के अंतर्गत आज हम एक नए पादप का अध्ययन करेंगे। उस पादप का नाम है अडूसा या वासा। अडूसा या वासा के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करें इसके वितरण की तो अकेंथेसी कुल के अंतर्गत विश्व में अनेक पौधे आते हैं। वितरण की यदि बात करें तो लगभग 250 जो वंश हैं वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा लगभग 2250 जातियां इस कुल के अंतर्गत आती है। भारत देश की बात करें तो लगभग 20 वंशों के अंतर्गत लगभग 250 से भी अधिक जो प्रजातियां हैं वो भारत देश के अंदर इसकी उगाई जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें इसका जो कुल के अंतर्गत आने वाली जो पेड़ पौधे हैं उनके हम जो संरचना का अध्ययन करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो संपूर्ण जो आकारकीय संरचना की यदि हम बात करें तो सबसे पहले रूट की हम बात करते हैं तो अकेंथेसी कुल के अंतर्गत जो आने वाला जो पादप है अडूसा वासा एडाटोडा, इसको हम वैज्ञानिक नाम एडाटोडा है। तो इसको ये जो इसकी जो जड़ है रूट है ये ज़मीन के अंदर पाई जाती है। शाखित मूसला मूल होती है, ठोस होती है। तने के आधारी भाग से ज़मीन के नीचे ये मुख्य अक्ष से एक जड़ निकली होती है। इस मुख्य अक्ष से देखिए ये प्राथमिक जड़ है, ये द्वितीयक जड़ है और ये तृतीयक जड़ है। अर्थात मुख्य अक्ष से निकलने वाली प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार की जड़ें मिलकर के एक जड़ तंत्र का निर्माण करती है। इस जड़ तंत्र को हमें मूसला जड़ तंत्र के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अडूसा या वासा पादप के इसके अंदर जो मूल पाई जाती है वो शाखित मूसला मूल पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करें इसके स्टेम की तो स्टेम के अंतर्गत हम जानते हैं कि जड़ के ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, तना कहलाता है। ये इसका अडूसा पादप का ये तना है जो जमीन से ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसको हम वायवीय भाग भी बोलते हैं क्योंकि ये वायु में पाया जाता है। तो इसमें यदि हम बात करें तना की तो जो तना होता है वो ठोस होता है, बेलनाकार होता है, लंबवत होता है, ऊर्ध्व होता है और शाखित होता है। और जो पत्तियां होती है वो एक व्यवस्थित क्रम में इसमें व्यवस्थित होती है। तो इस प्रकार जो तना की जो व्यवस्था होती है। उसके बाद में यदि हम बात करें लीफ अर्थात लीफ को हम लीव्स भी बोल सकते हैं, पत्तियां भी बोल सकते हैं। तो पत्तियों की बात करें तो जो अडूसा जो पादप होता है उसमें जो पत्तियों का जो पर्ण विन्यास होता है अर्थात तने के ऊपर एक निश्चित क्रम में जो व्यवस्थित जो पत्तियों की जो व्यवस्था है उसको हमें पर्ण विन्यास बोलते हैं। तो ये पर्ण विन्यास के अंतर्गत ये पत्तियां व्यवस्थित होती है और जो पत्तियां होती है वो पादप के लगभग आमने सामने होती है। पत्तियों जो होती है वो सम्मुख होती है, संयुक्त होती है, अनुपूर्णी होती है, समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनके जालिका व शिरा विन्यास भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने आज पत्तियों की संरचना का अध्ययन किया। उसके बाद में हम बात करेंगे पुष्पकर्म। पुष्पकर्म की यदि बात करें तो अडूसा जो पादप होता है उसमें जो पुष्पकर्म होता है वो तटस्थ कनिष्ठ प्रकार का पुष्पकर्म पाया जाता है। कक्षस्थ जो कनिष्ठ प्रकार का जो पुष्पकर्म जो पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्लावर को हिंदी में हम पुष्प के नाम से जानते हैं। जो फ्लावर होता है अडूसा पादप में जो फ्लावर होता है वो होता है पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट अर्थात इस पुष्प के अंतर्गत जो आने वाले जो भाग हैं बाह्य दलपुंज हैं, पुमंग हैं, जायांग हैं, सभी भाग इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो त्रिज्या संमित का मैंने आपको पिछली कालांशों में भी बताया है कि
एक पुष्प को यदि हम ऐसे अनुदैर्ध्य काट में काटे या अनुप्रस्थ काट में काटे तो बराबर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या सममित है। तो पुष्प पूर्ण हो गया, त्रिज्या सममित हो गया। और एक होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब है कि इसमें पुमंग भी पाया जा रहा है और जायांग भी पाया जा रहा है। तो इस कारण से हम इसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। द्विलिंगी का मतलब हम शब्द से ही पता कर सकते हैं कि दोनों लिंग जिस पुष्प में उपस्थित हो उस पुष्प को किस नाम से जाना जाता है, द्विलिंगी नाम से जाना जाता है। अर्थात इसमें पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित रहेंगे तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। पंचतई एक शब्द आता है पंचतई। पंचतई का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 5 तो हो दलपुंज और 5 ही हो बाह्य दल, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पंचतई। तो यदि हम बात करें इसके जो पुष्प जो चित्र है उसमें देखिए 1 2 3 4 और 5 तो बाह्य दलपुंज अपने को साफ दिखाई दे रहे हैं और ये 5 जो हैं वो क्या है, दलपुंज हैं। तो ये क्या है, एक पंचतई प्रकार का जो पुष्प है एढ़ा टोड़ा। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी जो पुष्प की जो संपूर्ण जो संरचना है, अर्थात इसमें जो बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग, जायांग कैसे क्या पाए जा रहे हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कैलेक्स। कैलेक्स कैलेक्स को देखिए, मैंने पिछली कालांशों में भी आपको बताया था कि जो कैलेक्स का मतलब होता है उसको हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं। बाह्य दलपुंज अड़ूसा वासा में जो बाह्य दलपुंज होता है वो हरे रंग का होता है, संख्या में 5 होते हैं और 5 जो बाह्य दलपुंज है वो अपने किनारों में से ये जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएंगे, बाह्य दलपुंज कितने हैं, संख्या में 5 हैं। 5 आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए इनके किनारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो जुड़े होने के कारण हम इसको संख्या में ये 5 लिख देंगे और 5 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात करें कि बाह्य दलपुंज के नीचे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है दलपुंज। दलपुंज को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कोरोला शब्द का हम यूज करते हैं, ये कोरोला है। दलपुंज का जो रंग होता है वो लगभग सफ़ेद अथवा हल्का पीला होता है। अब आप प्रश्न करोगे कि सफ़ेद अथवा हल्का पीला क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पराग कीट होते हैं वो एक विशेष रंग के कारण अपनी ओर जो किसी रंग के कारण आकर्षित होते हैं। तो इसके जो दलपुंज होते हैं वो हल्के पीले अथवा सफ़ेद रंग के कारण जो पराग ले जाने वाले पराग कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिस कारण से वो क्या होते हैं, पुष्प के ऊपर बैठ जाते हैं और नर पुष्प से जो पुंकेसर या जो पुमणु होते हैं उनको लेकर के और मादा पुष्प के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो परागण कहलाती है और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो जीव होते हैं उनको पराग कीट बोलते हैं। पराग कीटों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो मधुमक्खी है, तितलियां हैं, ऐसे छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो पराग कीटों के अंतर्गत परागण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो कोरोला की यदि हम बात करें तो दलपुंज कितने हैं, संख्या में 5 हैं। परंतु यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो 2 दलपुंज हैं वो दोनों जो 2 दलपुंज हैं वो क्या है, 2 + 3। 2 + 3 का मतलब ये होता है कि जो 2 दलपुंज हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, परंतु दोनों जो दलपुंज हैं वो छोटे हैं और नीचे जो 3 दलपुंज हैं वो क्या है, बड़े हैं। तो हम जानते हैं कि जिनकी जो संख्या छोटी होती है उनको हम आगे लिखते हैं और जिनकी संख्या जो बड़ी होती है उनको हम कहाँ लिखते हैं, पीछे लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 2/3 अर्थात 2 + 3 का मतलब होता है कि 5 दलपुंज पाए जा रहे हैं और 5 जो दलपुंज हैं वो इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित हैं, ये संयुक्त हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को हम जानते हैं कि इसको पुमंग बोलते हैं और पुमंग में हम
जानते हैं कि हमेशा पुंकेसरों की गणना की जाती है। तो अकेंथेसी कुल में जो पुंकेसर की जो संख्या है वो 2 है। मात्र 2 पुंकेसर पाए जा रहे हैं और जो दोनों पुंकेसर हैं वो आपस में किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संयुक्त रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये केवल दल लग्न है स्थिति, क्योंकि ये दल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, दल लग्न है, स्वतंत्र हैं। दल लग्न का मतलब होता है कि ये दल से लगे हुए हैं। तो इसमें 2 पुंकेसर पाए जाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे गाइनोसियम की। गाइनोसियम में हम देखते हैं कि केवल अंडकों की संख्या की गणना करते हैं और अंडकों की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जायांग में यदि हम बात करें तो अंडकों की जो संख्या है वो कितनी है, 2 है। अब संख्या 2 होते ही जो अंडक होंगे वो संयुक्त प्रकार से व्यवस्थित है। इसके अलावा जो अंडक हैं उनकी स्थिति क्या है, अंडाशय की स्थिति है वो ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती जो अंडाशय की स्थिति है तो इसको हम निशान क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, नीचे की ओर इसकी व्यवस्थित जो निशान लगाएंगे नीचे लगेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो अंडाशय होगा वो तो ऊपर होगा, इसके अलावा इसके नीचे से बाह्य दल, दलपुंज और पुमंग तीनों ही भाग इसके नीचे से निकलेंगे। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, ऊर्ध्ववर्ती कहलाती है। तो अंडाशय किस प्रकार की स्थिति में व्यवस्थित है, ऊर्ध्ववर्ती प्रकार की स्थिति में व्यवस्थित है। उसके बाद में हम यदि बात करें, इसमें देखिए ये क्या है, ये पुंकेसर हैं और पुंकेसर की यदि हम संरचना की बात करें तो सबसे पहले ये जो है इसकी एक अलग ही संरचना होती है। एंड्रोसियम में यदि हम बात करें तो ये जो व्यवस्थित जो संरचना है वो सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। एंथर के में कुछ पालियां पाई जाती है, लगभग 4 पालियां इसमें पाई जाती है। तो इन चारों पालियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी बोलते हैं। कनेक्टिविटी का जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, कनेक्ट अर्थात जोड़ने का कार्य करती है, ये चारों पालियों को जोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद में इनको आधार प्रदान करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, फिलामेंट। फिलामेंट आधार प्रदान कार्य करता है, जबकि एंथर केवल जनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यदि हम मादा जायांग की इसकी बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा अर्थात वृत्तिकाग्र। स्टिग्मा के नीचे एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, उस संरचना को क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल को हम वृत्तिका के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में नीचे वाला एक घुंडी नुमा गोल बेलनाकार जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी को हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। तो इसमें अंडकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इस प्रकार जायांग और एंड्रोसियम पुमंग की जो संरचना होती है इस प्रकार व्यवस्थित होती है। उसके बाद में पुष्प चित्र भी बन गया। उसके बाद में हम पुष्प सूत्र बनाते हैं। तो पुष्प सूत्र की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें BR आएगा। BR का मतलब क्या बताया था, BR का मतलब होता है सहपत्री। ये हो गया यहाँ पर BR का मतलब हो गया सहपत्री। उसके बाद में त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित का अभी बताया था कि इसको लंबवत या अनुप्रस्थ काट में या लंबवत काट में काटे तो बराबर 2 भागों में व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, त्रिज्या सम्मित। उसके बाद में एक लिंगी है अथवा द्विलिंगी। तो द्विलिंगी है, पुमंग और जायांग दोनों व्यवस्थित हैं, द्विलिंगी हो गया। उसके बाद में हम बात करें कैलेक्स। कैलेक्स यानी कि बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज संख्या में कितने हैं, 5 हैं। पांचों जो बाह्य दलपुंज हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर दो। उसके बाद में दलपुंज। दलपुंज जो होते हैं वो संख्या में कितने हैं, 2 + 3 यानी कि 5 हैं, परंतु 2 कितने हैं, छोटे हैं और 3 हैं बड़े। तो 2/3 कर देंगे। छोटी संख्या हमेशा आगे आती है और बड़ी संख्या को पीछे निरूपित करते हैं। उसके बाद में एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में पुंकेसरों की गणना करते हैं। पुंकेसर कितने हैं, 2 हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, परंतु दलग्न है तो ये ऊपर ये निशान आ जाएगा। जायांग में अंडाशय की संख्या 2 है, द्विअंडपी है और ऊर्ध्ववर्ती है। इस प्रकार ये इसका पुष्प सूत्र का हमने निर्माण कर दिया। सबसे लास्ट में हम इसका आर्थिक महत्व की बात करते हैं। तो
तो अकेंथेसी कुल अर्थात वज्रदंतीय बारलेरिया जो कुल है, इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो खाद्य पदार्थों के रूप में जैसे अड़ूसा है, वासा है, इन पादपों को हम खाद्य पदार्थों के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनको सजावट के रूप में भी लिया जाता है। सजावट के रूप में यदि हम बात करें तो जैसे थनबर्जिया एक ऐसा पादप है जिसको रसोई घर या उद्यानों के अंदर लगाया जाता है, क्योंकि ये सजावटी पौधों के रूप में विख्यात पादप है। इसके अलावा यदि हम बात करें औषधीय पादपों के रूप में, औषधीय पादपों में जैसे एडाटोडा जिलेनिटिका, इसका खांसी, दमा या मलेरिया रोगों में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका पत्तियों का रस अथवा जो इसकी जड़ आती है उसका भी रस काम में लिया जाता है। इसके अलावा हम हाइफेमिया ओरेलेटिका ये पादप होता है, इसकी भी पत्तियों का रस काम में लिया जाता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों में ये उपयोगी होता है। तो इस प्रकार अकेंथेसी कुल के अंतर्गत आने वाले जितने भी पादप हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक महत्व, जो मानव दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुएं जैसे काष्ठ है, तो ये भी इसमें काम में आने वाली चीज़ें ये अपने को प्रदान करता है। तो इस प्रकार आज हमने अकेंथेसी फैमिली का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अगली जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम एक नई फैमिली को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।